हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। इसके पहले हमने एक वीडियो जो है डाला था, 10 मिनट का क्लिप था। मैं उसमें ये चीज़ें बताना चाहता था और बताया था कि सुधीर पटवर्धन के विषय में बताया था। तो किसी हमारे सब्सक्राइबर परिवार से किसी ने कहा था कि सर जो है कुछ नए कलाकार के विषय में बताइए। तो आप कहें और मैं ना बताऊं, हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज ऐसे वास्तविकता के आज हम ऐसे कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे। मुझे सर्दी पकड़ी हुई, ठीक है। तो चलिए आज हम कला विषय के एक ऐसे शिक्षक के विषय में चर्चा कर रहेंगे जिनका मूल जुड़ाव बंगाल वास्तु शैली से है। उसी वास्तु शैली से जिसका प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने किए थे। अवनींद्रनाथ के टैगोर के बहुत सारे शिष्य हुए थे, जिनमें से 2-3 नाम वो है जो कला जगत में अपने शीर्ष पर है। उन्हीं में से एक है असित कुमार हलदार। जी हाँ, ये वही असित कुमार हलदार है जो चित्रकार थे, कवि थे। क्या चित्रकार थे, कवि थे। ऐसे भी उनके विषय में प्रश्न बना हुआ है कि वह लखनऊ का कौन सा प्रधानाचार्य या अध्यापक था जो प्रथम भारतीय था, यानी कि प्रथम भारतीय कलाकार जो लखनऊ का था वह कौन था। तो असित कुमार हलदार जी, वही असित कुमार हलदार जी ये हैं जो जोगी मारा गुफा की प्रतिलिपियां बनाए थे। तो हम बहुत ज़्यादा उनके विषय में न जाकर उन्हीं से जुड़ाव रखते थे। उन्हीं के शिष्य थे बद्रीनाथ आर्य, जिन्हें वीएनआर कहते हैं, और शावली नामक चित्र रचना के लिए वो बहुत मशहूर हैं। गंगावतरण भी उन्हीं का है। तो एक ऋषि तपस्वी जैसे शरीर में बद्रीनाथ आर्य के शिष्य हुए हैं जिनका नाम है राजेंद्र कुमार। कहीं कहीं राजेंद्र प्रसाद भी है। तो हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे राजेंद्र प्रसाद पर। तो ये वही राजेंद्र प्रसाद है जिनका जन्म जो है 3 अक्टूबर 1958 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। वो कला, वो वास्तुविधा जिसकी नींव अवनींद्रनाथ ने रखी थी, चलते चलते आज लखनऊ वास्तुविधा का एक गढ़ बन गया था। और उसी परंपरा को, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम राजेंद्र प्रसाद जी ने किया है। राजेंद्र प्रसाद न सिर्फ एक वास्तुविधा के ही धनी थे, अपितु वो कई अन्य क्षेत्रों में अपनी विशिष्टता को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। आज हम चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो अवास्तुविधा से थे। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबी होगी, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि मैं इसमें सारे डिटेल पिरोना चाहता हूँ, जो हमारे अंदर है वो सब कुछ आपको समर्पित करना चाहता हूँ। तो सुनिएगा, राजेंद्र प्रसाद सिर्फ वास्तुविधा के लिए नहीं जाने जाते हैं, अपितु वो जल रंग में वो प्रकाश, वो छाया, वो मध्यम टोन इस भांति देते थे कि जैसे 3D इफेक्ट वास्तुविधा में दिखते थे। इनके जो विषय हुआ करते थे वो विषय सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, भौतिक इन सभी चीज़ों से सुसज्जित होते थे। वो किस प्रकार इस जल में सामंजस्यपूर्ण रंगों को डालना है, ये चीज़ जो है बद्रीनाथ आर्य के शिष्य राजेंद्र प्रसाद से सीखना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि इनका जुड़ाव बचपन से ही जल से रहा है। देखिए, अगर आप कलाकार को पढ़ते हैं तो उसको अपने खुद से
रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। अगर एक छोटा बच्चा होता है, अगर कहीं ये चीज़ लिखा हुआ है कि कोई कलाकार का जुड़ाव बचपन से जल से रहा, तो ये जुड़ाव आप खुद से जोड़िए। आपके घर में भी कोई बच्चा होगा, देखे होंगे वो पानी में छप 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 खूब नहाता है ना। अब वही खूब नहाने वाला बच्चा जब वास विधा में आगे बढ़ेगा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राजेंद्र प्रसाद जी का नाम आज आसमान में चमक रहा है, तो उसका जब जीवनी लिखा जाएगा तो यही शब्द दोहराया जाएगा कि बचपन से जल से उस कलाकार का लगाव था। तो वही चीज़ें हैं, जब आप किताब लिखना या जब आप विस्तृत में लिखना तो ये सब चीज़ें उसमें ऐड करना। तो देखिए इनके जो विषय थे, पहला तो वो धार्मिक होते थे। अब धार्मिक में इन्होंने जो है, देखिए धार्मिक में इन्होंने महाभारत रामायण, क्या महाभारत रामायण से संबंधित कई श्रृंखलाओं को इन्होंने बनाया। जैसे पूजा करते हुए रामेश्वर में पूजा नहीं करते लंका की चढ़ाई से पहले, ठीक है। महाभारत में द्रौपदी की चीरहरण को बचाते हुए श्री कृष्ण जी, पांडव कौरवों का बंटवारा, ऐसे ही धार्मिक विषयों को लेकर वास विधा से राजेंद्र प्रसाद जी अपने रंग बिखेरे हुए हैं। इनका जो सबसे प्रसिद्ध प्रश्न अभी तक पूछा गया है और भविष्य में पूछा जाएगा वो है सारंगी वाला। क्या है वो? है सारंगी वाला। देखिए आज से कुछ दशक पहले, ठीक है, आज से कुछ दशक पहले, यूँ मान लीजिए कि आज से 50 साल पहले, क्योंकि मेरा 50 साल एज है नहीं, तो दशक कहेंगे क्योंकि मैं उस चीज़ों को, मैं गांव से हूँ तो मैं उस चीज़ों को देखा हुआ हूँ। आप लोग जैसे एक लालटेन होता है, ठीक, जैसे लालटेन होता है आप लोग देखे होंगे, वैसे ही एक बड़ा सा लालटेन होता था जो शादी विवाह किसी भी महोत्सव पर, किसी भी उस स्थान पे जहाँ अधिक लोगों का जुड़ाव होता था वहाँ पर उसे जलाया जाता था। उसे गैसो बोर्ड कहते थे, ठीक है, उसे गैसो बोर्ड कहते थे। लालटेन जैसा ही होता था, उससे कहीं एक जगह टांग दिया जाता था जिससे उसका प्रकाश जो है काफ़ी दूर तक फैलता था और लोग उसी प्रकाश में रात्रि के अंधेरे को मिटाकर काम करते थे, जैसे शादी भोज कुछ भी हुआ करते थे। तो इनका जो सारंगी वाला दृश्य है उसमें एक वृक्ष है, उस वृक्ष के चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर एक मुनि ऋषि जिसे हम कहते हैं, एक ऋषि ऐसे सारंगी बजा रहा है, अपना ईश्वर में अपनी भक्ति, अपने गाना को, अपने गीत को ईश्वर को समर्पित कर रहा है और भगवान के रूप में एकदम मदहोश हो रहा है, अपनी भक्ति में खो रहा है और सारंगी बजा बजा के गाना गा रहा है। फिर उसका आवाज़ सुनकर लोग उस चबूतरे के नीचे आकर एकत्रित होने लगे, बैठने लगे। फिर यहाँ तक तो ठीक है, बैठने लगे तो एक स्त्री शादीशुदा एक स्त्री, इस गैसो बोर्ड बहुत दूर तक भी नहीं जाता था लेकिन जहाँ तक जाता था ठीक ही ठाक था। तो गैसो बोर्ड का जो छाया है यानी प्रकाश जो है जहाँ तक पड़ता था वहाँ एक स्त्री अपने दरवाजे खोल के कुछ ऐसे मुद्रा में, ऐसे रखकर कुछ ऐसे मुद्रा में पल्लू ढांककर, आधा पल्लू ढांककर, ऐसे पल्लू को लाकर दांत के पास ऐसे दबा के ऐसे छिप छिप कर देख रही थी। उस सारंगी वाले बाबा के भजन सुन रही थी और देख रही थी। यहाँ तक ठीक है। अब चित्रकार राजेंद्र प्रसाद जी उस समय गैसो बोर्ड बहुत दूर तक जाता नहीं था, लेकिन प्रकाश उसका जो उस
स्त्री पर पड़ रही थी, क्योंकि चांदनी रात थी और चांदनी रात में कुछ चांद के प्रकाश पड़ते थे। वो प्रकाश जो था वो आपका सफ़ेद रंग का था, ठीक है, चांद का, और इधर से पीला रंग का प्रकाश पड़ता था। तो दोनों जब चेहरे पे पड़ता था, जहाँ जहाँ हाईलाइट होता था ना, वहाँ पर वो चीज़ें बहुत ही अच्छी, उस इस रात्रि में उस स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। चित्रकार राजेंद्र प्रसाद उस सारंगी वाला चित्र नाम से ये जाना गया है, लेकिन इसमें वो वास विधा में किस प्रकार से धुंधली प्रकाश को दर्शाए हैं, ये इनके चित्रों की विशेषता है। और इसका जो केंद्र बिंदु है वो यही है, सारंगी वाला, ठीक है। अब एक दूसरा चित्र है इनका, प्रतीक्षा करती युवती। वही चित्र कहीं कहीं प्रतीक्षा करती स्त्री लिखा है, और वही चित्र कहीं कहीं लिखा गया है कि अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती स्त्री, ठीक है। तो ये तीनों नाम अगर आप देखिएगा और वास विधा में देखिएगा तो आप राजेंद्र प्रसाद को जान जाइएगा, ठीक है। आप देखिए, वह स्त्री अपने प्रीतम की प्रतीक्षा कर रही है और एकदम छत पर, उस समय जो छत है उस पे जो दृश्य बनाया गया है वो छत का दृश्य बनाया गया है। अक्सर आप प्रतीक्षारत अगर किसी स्त्री को देखते हैं, वो स्त्री जो अपने संस्कृति को बचाई हुई है, अपने सभ्यता को बचाई हुई है, तो वो जब भी इंतजार करती है तो पल्लू को इतना सा ढकेगी, अगर उसके कोई, जैसे उसके कोई जेठ या उसके ससुर जी नहीं है तो वो इतना पल्लू को करती है, और पल्लू को मैंने जैसा पहनता है ऐसे लाकर, ऐसे दांत में दबाकर ऐसे छिप छिप कर देखती है। तो रात्रि का समय था, यहाँ छिपने की तो कोई बात ही नहीं थी, चेहरा छिपाने की। वह स्त्री छत पर जा कर के और अपने प्रीतम का इंतजार कर रही है। उसकी जो मुद्रा बनाया गया है वो त्रिभंग मुद्रा में बनाया गया है। उसके जो कपड़े हैं वो राजस्थानी कपड़े से मैच करते हैं। ऊपर ब्लाउज आस्तीन वाला बड़ी वाली चुनरी है जो यहाँ से लटकी है, और नीचे जो घघरे जैसा होता है राजस्थानी वेशभूषा में सुसज्जित है। उस समय उसने जो श्रृंगार किया हुआ है, राजस्थानी औरतों को देखोगे यहाँ पर ऐसे बिंदी जैसी लगाती हैं वो, और नाक वाक में, यानी कि उस समय जो उसके श्रृंगार के आभूषण थे, रात्रि का दृश्य था, चांदनी रात्रि का, तो जो प्रकाश पड़ता था वो उस प्रकाश के प्रकाश से उस स्त्री का चेहरा और उभरता था। अब आप ये सोचेंगे कि प्रकाश से प्रकाश का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर शीशा नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देते। देखिए, एक तो अगर मैं मान लो वो स्त्री अगर चांदी की कुछ पहनी है नाक में, तो जो प्रकाश आएगा वो पहले उस चांदी की वस्तु पर पड़ेगा, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो वही चीज़ें वो दिखाए हैं। सबसे बड़ी बात ये होती कि बताओ, ये सब चीज़ें इन्होंने वास विधा में, पानी रंग में, वही रंग विधि जिसमें धुल धुल कर बनाया जाता है, कितने धुंधले चीज़ों में इतने अच्छे इफेक्ट लाए हैं। तो ये दूसरा सबसे मशहूर चित्र था प्रतीक्षा। यही कहीं कहीं प्रतीक्षारत स्त्री, और कहीं कहीं प्रतीक्षा कर, अपने युगल की प्रतीक्षा करती स्त्री, अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती स्त्री नाम से जाना जाता है। इसके अलावा धार्मिक में है, राम का वनगमन चित्र उन्होंने बनाया है, लव कुश बनाए हुए हैं। और देखिए अयोध्या में पूजा करते राम,
राम की खड़ाओं का पूजा करते भरत, ये भी इनका चित्र है। अयोध्या में नाव पर कूदते फांदते बंदर, ये भी है। तो ये हो गया धार्मिक। ठीक है, अब हम ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्य की बात करते हैं, वो सामाजिक वातावरण की बात करते हैं। तो इनका और जो चित्र है वो है मचान। आप लोग खेत ओत में देखे होंगे, अब तो नहीं है, लेकिन हम लोग के बचपन में यानी कि 10-12 साल पहले, ठीक, 10-12 साल पहले जो भुट्टे मक्का होता है उसके खेत में ऐसे बांस का लोग मचान गाड़ कर उस पर रहते थे और फसल की रखवाली करते थे। तो उन्होंने उस ग्रामीण वातावरण को दर्शाया है और चित्र बनाया है, उसका नाम है मचान पर आदमी। और मचान पर रसरी बरते हुए पुरुष, खेतों में कूदती फांदती युवतियां, बारिश की बूंदें, बारिश में बंदरों का कोलाहल, ये सब राजेंद्र प्रसाद के चित्र हैं। ठीक है, देखिए अब इनका जब विषय पूछा जाएगा क्या है, तो इनका धार्मिक हो गया, प्राकृतिक हो गया, खेतों का वातावरण हो गया, और ये इनका कहना है राजेंद्र प्रसाद का कि इनका कहना कि मैं जिस वातावरण से आता हूँ, हमें उस वातावरण की गरिमा की खुशबू हमेशा आती है। मैं कुछ पल तक धार्मिकता में अगर था तो कुछ पल तक अपने वास्तविक जीवन को भी जिया है, ऐसा राजेंद्र प्रसाद कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है नित्यानंद महापात्रा बद्रीनाथ और इनके गुरु थे, जैसा हमने पहले ही बताया। और ये तो हो गया, ठीक है। जुकाम बहुत तेज है, बारिश भी बहुत तेज है, सब मिला जुला के तबीयत खराब है मेरी, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया। जब इन प्राकृतिक, धार्मिक, सामाजिक वातावरण पे चित्रण किए तो इसी में स्त्रियां भी आती हैं। इन्होंने स्त्रियों को सशक्तिकरण, जो चित्र आजकल जो मोदी जी नहीं चलाते थे नारी सशक्तिकरण योजना, इसके पहले ही इन्होंने चित्रण किया था नारी सशक्तिकरण। इसमें ये दिखाए हैं कि किस प्रकार एक स्त्री, छली गई स्त्री किस प्रकार एक समाज में अपने दायरे को, किस प्रकार समाज में अपने दायरे से, अपने आप से लड़ती है और अपने दायरे से बाहर निकलना चाहती है। ये जिस समय इस चित्र का चित्रण किए थे उस समय स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। अगर कोई स्त्री घर के बाहर निकल गई तो पुरुष, जानते हो पुरुष समाज ऐसा था कि वो फिर बाद में कहते थे तुम अशुद्ध हो, तुम चरित्रहीन हो, अब तुम मेरे लायक नहीं। ये सब गम, ये सब चीजें इनके चित्रों में थी। और ये व्यंगात्मक रूप देते हुए इनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है चूजे। मनुष्य से नफरत करते चूजे मतलब मुर्गी के बच्चे, ठीक है। देखिए इसमें क्या दर्शाते हैं, जैसे अंडा है मुर्गी का, तो कुछ लोग उसे उबाल के, कुछ लोग आमलेट बना के उसे खा लेते हैं, ठीक है।
तो यही चीज़ उनके बच्चे जो बच जाते हैं वो इंसान से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो मानव हैं ये राक्षस हैं, हमारे जन्म से पहले ही ये लोग हमें नष्ट कर देते हैं। बताओ, मुर्गी जब अंडा देती है तो उसमें उसके बच्चे का अंश होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, फिर वो अंडे से बाहर निकलेंगी, चूजी बनेंगी, अपने अपने विकास करेंगी। लेकिन इंसान मुर्गी के अंडे को जब अंडा रहता है तभी उसे फोड़कर खाने पीने में ले लेता है, तो उसने एक जीव की हत्या करता है ना। तो वही मुर्गी के जो नए नए चूजे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि ये इंसान बहुत राक्षस प्रवृत्ति के हैं, ये हमें जीने से पहले ही मार देते हैं। ठीक है, तो ये सब चित्र आप राजेंद्र प्रसाद के चित्रों में देख सकते हैं। ये वासविदा के सबसे विशिष्ट थे, साथ ही साथ ये एक शिक्षक भी थे। इनकी ये जो सारंगी वाला चित्र है और प्रतीक्षा रथ है, ये आप जो है लखनऊ संग्रहालय में है। ठीक है, तो ये छोटा सा क्लिप, छोटी सी वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा आपकी बार। ठीक है, और ये सारंगी वाला भी पूछेगा, प्रतीक्षा रथ भी पूछेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। वासविदा में है, राजेंद्र प्रसाद का है, और बाकी हमने एक पूरी तरह चीज़ों को एक कहानी के रूप में बता दिया। आशा है कि आपको याद आ जाएगा, और एक बार अगर आप अच्छे से सुन लेंगे तो भूलेंगे नहीं। इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि मेहनत करके हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि मैं खुद पसीने में सराबोर हूँ और फिर आपको दे रहा हूँ। तो आप हमारे कंटेंट भी सुन रहे हैं और हमारे वातावरण को भी देख रहे हैं, तो ये आप भूल नहीं पाएंगे। और अक्सर ऐसे पसीनों में भीगना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि शायद मैं पसीने में ही भोगा था, पसीने को ही भोगा था, इसलिए ज़्यादा हो गया। तो कभी भीगने से मत डरना। भीगने पर मैं चंद लाइन लिखा हूँ कि कोई नहीं देखा हमारे इस पसीने से भीगी लथपथ शरीर को, कोई नहीं देखा मेरे इस पसीने से भीगी लथपथ शरीर को। कल को आप ही लोग कहोगे कि इसका तो किस्मत अच्छा था, इसका तो किस्मत अच्छा था। तो टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।